मेरा नाम गोपाल है और यह उस समय की बात है जब मैं लगभग 18 साल का था। हमारा संबंध एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां मेरे पिता, मेरी माँ और मेरा एक छोटा भाई शंकर रहते थे। हमारे यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना बहुत कम था, कभी महीनों या साल बाद ही कोई चक्कर लगाता। हमारे घर के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा घर था, जिसके आंगन में एक घना बरगद का पेड़ सायाफग्न था, और उस घर में एक माँ, राधा देवी, और उसके 2 बच्चे रहते थे। एक बेटी, हिनाया, जिसकी उम्र 14 साल थी, और एक 10 साल का बेटा, किशन। मेरे पिताजी काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे और हफ्ते में 1 या 2 दिन ही घर आते थे। 12वीं कक्षा की परीक्षा देने के बाद मैं खाली था, तो मैंने कुछ ट्यूशन पढ़ाने का इरादा किया। जल्द ही मैंने आसपास के घरों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी मेहनत और लगन रंग लाई, और कुछ ही समय में हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी होम ट्यूशन्स मिल गई थीं और जिनसे मुझे अच्छे खासे पैसे मिलना शुरू हो गए थे। लगभग 2 साल बीत गए और मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था। एक दिन जब मैं घर लौटा, तो बराबर वाले दरवाजे पर मुझे हिनाया दिखाई दी। वैसे तो यह कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन उस दिन मैं उसे देखता ही रह गया। वह अब 16 साल की हो चुकी थी और उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। मेरी नजरें समझते ही वह कुछ शर्मिंदा हुई और बोली, अरे गोपाल भैया, माँ जी आपके घर बैठी हैं काफी देर से, क्या आप उन्हें भेज देंगे? मैं बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी भेजता हूँ। ये कहते हुए मैं घर में दाखिल हुआ। हिनाया की माँ, राधा देवी, माँ जी से बातें कर रही थीं। मुझे देखते ही बोलीं, अभी तो तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। दरअसल हिनाया के 9वीं के इम्तिहान होने वाले हैं और वह तुम्हारे अलावा कहीं और नहीं पढ़ती। क्या तुम उसकी कुछ मदद कर दोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं देवी जी, आप मुझे कुछ दिन दें, मैं अपनी टाइम टेबल सेट करके फिर आपको बताता हूँ। मैंने माँ जी को बताया कि हिनाया उन्हें बुला रही है, तो उन्होंने कहा, ठीक है। फिर मैं नहा धोकर तैयार हुआ और अपनी ट्यूशन के लिए निकल गया। 3 दिन बाद माँ जी ने कहा, गोपाल, तुमने राधा देवी को जवाब नहीं दिया, हिनाया को पढ़ाओगे या नहीं? मैं बोला, माँ जी, मुझे मुनासिब नहीं लगता कि राधा देवी और हिनाया घर पर हों और मैं वहां पढ़ाऊं। बेवजह लोग बातें बनाएंगे। माँ जी ने कहा, रुक, मैं राधा देवी को बुलाकर बात करती हूँ। राधा देवी और माँ जी बातें करने लगीं और मैं बहाना करके बाहर निकल गया। राधा देवी के दरवाजे पर मेरी खुद ब खुद नजर गई, मगर दरवाजा बंद था। मैं सीधा जाकर दोस्तों में बैठ गया। थोड़ी देर बाद राधा देवी मेरे पास आईं और बोलीं, क्यों भाई गोपाल, हमारी आंखों के सामने जवान हुए और हमसे ही पर्दा? खैर तो है ना? मैं बोला, नहीं देवी जी, वो बस वैसे ही। राधा देवी बोली, हिनाया कल से ही तुम्हारे घर आएगी, वहीं पढ़ा देना। बस वक्त बता दो किस वक्त उसे पढ़ा सकते हो। मैं बोला, अच्छा देवी जी, ठीक है, कल शाम 4 बजे भेज दीजिएगा। 6 बजे मुझे दूसरी जगह जाना होता है। वो बोली, हाँ हाँ, ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। यह कहते हुए उनकी नजरें बहुत गहराई से मेरा जायजा ले रही थीं। वो अपने दरवाजे पर ही खड़ी सारी बात कर रही थीं। मैं इजाजत लेकर अपने घर आ गया। दूसरे दिन हिनाया सर पर पूरी तरह दुपट्टा लिए मेरे सामने बैठी थी। दूसरे कमरे में माँ जी और राधा देवी बातें कर रही थीं। हिनाया पढ़ाई में अच्छी थी, उस पर ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी। कुछ दिनों में वह काफी बेतकल्लुफ हो गई। बस 1 ही महीना बाकी था उसके इम्तिहानों में। अनजान लिफाफा और 11 बजे का रहस्य। 1 महीना बीत चुका था। माँ जी ने एक दिन सुबह मुझसे कहा, राधा देवी से मिलते हुए जाना, उसे कुछ बात करनी है हिनाया के बारे में। मैं अच्छा कहकर रह गया। दूसरे दिन सुबह मैं हिनाया का दरवाजा बजा रहा था। दरवाजा राधा देवी ने खोला। मैं बोला, जी देवी जी, खैरियत, आपने बुलाया था? तो उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया और कहा, बस यही देना था। मैंने पूछा, इसमें क्या है? तो कहने लगी, खोल कर देख लेना, कुछ सामान है, वापसी पर देते जाना, कोई लाने वाला नहीं है। मैंने वह लिफाफा जेब में डाला और चल पड़ा। एक जगह रुककर लिफाफा खोला तो मेरे हाथ कांप गए। यह क्या? इसमें तो 5,000 रुपए हैं, मगर सामान क्या लाना है ये नहीं लिखा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। एक तो राधा देवी की निगाहें और फिर ये 5,000 का लिफाफा। यह मुझसे चाहती क्या है? लिफाफा दोबारा पलटाया तो उसमें एक पर्ची थी जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था और एक इबारत दर्ज थी, रात 11 बजे। दोस्तों,
जिंदगी कभी कभी ऐसे खेल खेलती है कि इंसान को खुद नहीं पता चलता कि वह किस दिशा में जा रहा है। यह वह रात थी जब गोपाल की जिंदगी एक नया रुख लेने वाली थी। एक ऐसा रुख जो उसके जज्बों को नए सिरे से जगाने वाला था। क्या 5,000 रुपए और रात 11 बजे का इशारा किसी बड़े राज की तरफ था? वह रात थी जब मेरी राधा देवी से फोन पर सीधे बात हुई। औपचारिक सी बातचीत हुई। मैंने 5,000 रुपए के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने बोला, वह तो मैंने रख लिए हैं, मगर इसका मैं क्या करूं? तो वह बोली, तुम जवान हो और खूबसूरत भी, रखो, गर्लफ्रेंड के लिए काम आएंगे। मैं बोला, मगर मेरी कोई नहीं है। तो वह बोली, तो बनाओ ना। बनाते क्यों नहीं? मैं चुप हो गया और पूछा, और कोई बात? सिर्फ इसीलिए कॉल का कहा था? तो वह बोली, बातें तो बहुत कुछ थीं, मगर शायद मुकद्दर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। खैर, तुम क्या जानो। मैंने कुछ सोचे समझे बिना नादानगी में कॉल काट दी। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया, न ही कॉल। वह पहली रात थी जिसमें मैं इतना बेचैन था। बार बार करवटें बदलता रहा, उठकर पानी पिया और फिर छत की तरफ चल पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं आसमान की तरफ देखने लगा। ऊपर पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि बराबर वाली छत पर से कोई मुझे देख रहा है, मगर कौन? खैर, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की और कुछ देर बाद वापस नीचे आ गया। कुछ दिन वैसे ही गुजर गए जिसमें कुछ खास न हुआ। फिर एक दिन रविवार को मैं घर पर था कि राधा देवी भागी हुई आईं। इलाके में किसी का इंतकाल हो गया था। माँ जी भी फौरन उनके साथ ही चल पड़ीं और जाते हुए राधा देवी बोलीं, गोपाल, घर का ध्यान रखना, हिनाया अकेली है। मैं बोला, अच्छा ठीक है, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ध्यान कैसे रखूं। मुझे करने को कुछ समझ ना आया तो मैं उठकर छत पर चला गया ताकि वहां से गली का भी ध्यान रहे। मैं आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रहा था कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दीं। श्श की आवाज पर बाहर झांका तो कोई नजर न आया, मगर फौरन नजर हिनाया की छत पर गई तो देखा वह मुझे इशारा कर रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? यह क्या हरकत है? तो वह डर गई, बोली, सॉरी गोपाल भैया, बोर हो रही थी तो ऊपर आ गई। सॉरी सॉरी, मैं नीचे जा रही हूँ। यह कहकर बिना मेरी तरफ देखे वह फौरन नीचे चली गई। मुझे अफसोस हुआ कि ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। मैं भी नीचे आ गया और ये बात यहीं खत्म हो गई। दूसरे दिन हिनाया आई और सामान्य से हटकर जबान की जगह सिर्फ इशारे से सलाम करके बैठ गई। मैं उसकी तरफ देखकर हंसने लगा ताकि उसका मूड बेहतर हो जाए। मैं बोला, हिनाया, क्या हुआ था कल तुम्हें? वह घबरा कर बोली, ओहो, मैंने सॉरी कर तो ली थी। तो मैंने कहा, अच्छा, मुझे यह बता दो कि तुमने कहना क्या था मुझसे? वह बोली, कहना तो बहुत कुछ है, वक्त के साथ साथ सब कह दूंगी। मुझे अब उससे बात करके मजा आने लगा। तो मैंने कहा, वह वक्त कब आएगा? तो वह बोली, यह तो मेरी किस्मत पर है कब खुलती है। तो मैंने कहा, किस्मत को खोलने के लिए तुम कुछ करोगी या खुद से खुलने का इंतजार करोगी? तो वह बोली, मैं खुद से कोशिश तो करूंगी लेकिन डर लगता है। तो मैंने कहा, किससे? तो वह बोली, आपसे। यह कहकर वह फौरन अपना बैग उठाकर निकल गई। किस्मत का खेल बड़ा निराला होता है। कभी यह खुद को छुपाती है तो कभी किसी के दिल में हलचल मचा देती है। हिनाया के दिल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन क्या गोपाल को उसके इशारों की गहराई समझ आ पाएगी? और क्या वह खुद को इस दलदल में उतरने से रोक पाएगा? स्मार्टफोन की फरमाइश और एक नया मोड़। हिनाया अपनी माँ से बोली, गोपाल भैया से पूछ लें, मोबाइल फोन कितना जरूरी हो गया है अब पढ़ाई के लिए? राधा देवी बोली, मेरे पास तो है, उससे कर लिया करो। हिनाया बोली, नहीं माँ जी, मुझे स्मार्टफोन ही चाहिए। राधा देवी बोली, अच्छा, मैं खुद गोपाल से बात करूंगी। तो इस पर हिनाया बोली, जी माँ जी, ठीक है। ये सारी बात बताते हुए हिनाया मुझसे बोली, प्लीज अब माँ जी से मेरे मोबाइल फोन की सिफारिश कर दें। तो मैंने कहा, मगर हिनाया, मैं क्यों कहूँ? वह बोली, प्लीज गोपाल भैया, माँ जी आपके कहने पर मान जाएंगी। मैं बोला, अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा। अब खुश? तो वह बोली, जी जी, बहुत खुश। हिनाया की छुट्टी के वक्त राधा देवी भी आ गईं और बोली, गोपाल, यह मोबाइल फोन का कह रही है, क्या बहुत जरूरी है? तो मैंने कहा, जी देवी जी, जरूरी तो है, अब काफी चीजों के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। तो राधा देवी बोली, अच्छा ठीक है, मैं दिलवा दूंगी। 4 दिन बाद रात में मैं छत पर लेटा था। मुझे कोई आहट महसूस हुई।
बाहर झांका तो दरवाजे पर कोई जाता हुआ महसूस हुआ। उसी वक्त राधा देवी के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर मैं सोचने लगा, कौन हो सकता है? हिनाया के साथ? ओह, राधा देवी के साथ। राधा देवी का मुझसे खुलकर बात करना, अक्सर हिनाया का कनाखियों से मुझे देखना। मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर ये मुझसे कुछ चाहती हैं तो आखिर क्या चाहती हैं। अब मेरे जज्बातों में इन दोनों के लिए कुछ बदलाव आना शुरू हो गए थे, मगर मैंने सोच लिया था अब जब भी मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ मैं उसका फायदा जरूर उठाऊंगा। जाहिर है, कोई बाहर का आदमी जब उनके घर आकर ऐसा कुछ कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। ये वह रात थी जिसने मेरे जज्बात, मेरी सोच बदलकर मेरे अंदर एक उत्तेजना पैदा कर दी। आखिर कब तक हिनाया मेरे करीब बैठकर मुझे उकसाती रहेगी? कभी हिनाया के इतना करीब बैठने पर उसके जिस्म को देखकर, उसका हाथ पकड़कर भी मेरी फीलिंग यकायक बदल गई थी। अब मैं कुछ चाहता था, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ मजेदार, कुछ अनोखा। यही सब सोचते सोचते दोबारा लंबी सांस लेने लगा कि अचानक मुझे एक आवाज आई। मैंने हिनाया की छत की तरफ देखा तो वह राधा देवी थीं, जो शायद किसी बिल्ली को भगा रही थीं, शायद मुझे संबोधित करना चाह रही थीं। मैं जल्दी पीछे मुड़ा और पलटकर न देखा। हिनाया के 2 पेपर बाकी थे। वह रात में थोड़ी देर के लिए मेरे घर आने लगी ताकि जो कुछ समझ न आए वह समझ सके। एक रात उसके जाने के बाद किसी अनजान नंबर से मैसेज आया, कैसे हैं आप? मैं बोला, मैं ठीक, अब कौन? तो वह बोली, बस खैरियत पूछनी थी आपकी। वैसे क्या कर रहे हैं आप? मैं बोला, मैं कुछ भी करूं भाई, आपको कौन? तो वह बोली, भाई ना बोलो, मैं किसी की बहन नहीं। मैं बोला, अच्छा तो बताओ बहन, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? तो वह बोली, फिलहाल तो बहन न बोलो, बाकी जो जी में आए कह दो। मैंने कॉल की तो फौरन लाइन काट दी। मैंने पूछा, क्या मुसीबत है? तो वह बोली, मुसीबत तो परेशान करती है और मैं तो आपकी चाहती हूँ। यह कहकर उसने कहा, एक स्टोरी भेज रही हूँ, छत पर फौरिग होते हो पढ़ लेना। छत का नाम सुनते ही मेरे जहन में हिनाया का ख्याल आया। पल भर में दूसरा सवाल यह आया, राधा देवी भी तो हो सकती हैं, लेकिन यह दोनों में से कोई भी हो, इतना क्यों घुमा रही है? मैं उसी वक्त छत पर चला गया। छत पर एक रहस्यमयी वीडियो और हिनाया का राज। कुछ देर बाद मेरे फोन पर किसी लड़की की वीडियो आई जो शायद उसने पूरा तैयार होकर बनाई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं इस वीडियो को देखने में मगन था जो सिर्फ 5 मिनट की थी, मगर मैंने अब तीसरी बार प्ले की थी। मैंने जिंदगी में कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, मगर यह खूबसूरत लड़की देखकर मेरे अंदर बेचैनी सी भर गई। मुझे महसूस हुआ कि हिनाया की छत पर कोई है जो सर पर तौलियां लपेटे बाल सूख रही थी, मगर उसकी पीठ मेरी तरफ थी और शायद जानबूझकर ऐसा किया था उसने। मैं उसे बाल सूखते देखकर चौंक गया। मतलब हिनाया? आज हिनाया को मैं बहुत गौर से देख रहा था, जबकि उसका पूरा ध्यान किताब पर था। वह किताब पर झुकी पेंसिल की नोक मुंह में दबाए न जाने किन ख्यालों में थी। उसके होंठ कमाल के थे, जैसे किसी गुलाब के फूल के होंठ हों, जिसे छूने को दिल चाहे। बस अब मैं अपने जज्बों पर कंट्रोल खत्म होता। महसूस कर रहा था कि अचानक मैं हिनाया से बोला, हिनाया मोबाइल ले लिया? मुझे नंबर नहीं दिया अपना? तो हिनाया बोली, सर आपने मांगा ही नहीं। तो मैं बोला, तो मुझे सर बोल रही हो? तो वह बोली, जी सर, आप मेरे टीचर हैं तो सर बोलूंगी ना। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने नंबर दिया, मगर यह वह नंबर नहीं था जिससे कल मैसेज आए थे। अब मेरे दिमाग में अजीब हलचल मची हुई थी, समझ से बाहर था। हिनाया पर हाथ रखूं या राधा देवी पर? वह भी कम हसीन नहीं थीं। अपने जिस्म को हद से ज्यादा संभाला हुआ था। उनकी अदा जो खासकर मुझसे बात करते हुए होती, वह भी जानलेवा होती। खैर, उस वक्त मेरे सामने लबश्री थी, तो मैं दूसरे खैर का बाद में भी सोच सकता हूँ। फिर हिनाया बोली, क्या हुआ सर, कहाँ खो गए? मैं बोला, नहीं तो बस मैं घबरा गया। उसने मेरी घबराहट पर कहकहा लगाया। वह हंसी तो लगा जैसे बहुत सारी कोयल एक साथ चहचहा रही हों। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी लगी। हंसते हुए उसके मुंह पर उसकी जुल्फ लहरा गई तो मैंने कहा, हिनाया, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक लम्हे तो उसे समझ ही नहीं आया, मगर फिर वह शर्मा गई और खामोशी से किताब देखने लगी। फिर मैं उसके थोड़ा करीब होते हुए कहा, हिनाया, मोहब्बत क्या है तुम जानती हो? उसकी नजर किताब पर, मगर न जाने दिमाग कहाँ था। मेरे सवाल के जवाब पर बेसाख्ता उसने किताब को बंद किया और बोली, जी सर। मैंने कहा,
मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। तो वह बोली, मैं समझी नहीं सर। मैंने बोला, तुम्हें अभी वक़्त लगेगा समझने में। तो वह बोली, समझाने वाला अच्छा हो तो जल्दी आ जाती है। तो मैंने कहा, लेकिन हिनाया, अगर समझाने वाला चाहता ही ना हो कि आपको समझ आए। तो उसने त्योरी चढ़ाकर कहा, अगर इंसान में हिम्मत ही ना हो तो वह क्या किसी को पढ़ाएगा। और यह कहकर वह बिना मेरी तरफ देखे वह उठकर चली गई और मैं अफसोस के साथ हाथ मलता रह गया। छत पर रात का ठहराव और एक नया खुलासा। आज से मैंने प्लान बनाया कि मैं रात को छत पर ही सोया करूंगा। और शायद मेरा यह फैसला अच्छा था। मैं वह कहानी पढ़ना चाहता था जो कल वीडियो के बाद आई थी। जब मैंने स्टोरी शुरू की तो उसी वक्त मेरे मोबाइल पर कल वाले नंबर से मैसेज आया, हाय मेरी जान, क्या कर रहे हो। मैं बोला, मैं जो भी कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या। तो वह बोली, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो मैं बोला, और अगर न की तो वह बोली, नाम बदल देना। तो मैंने कहा, मगर नाम तो मैं जानता नहीं। तो वह बोली, अगर नाम जान जाओगे तो क्या करोगे। किसी दिन अचानक सामने आ गई तो अपने होश खो बैठोगे। तो मैं बोला, तो आ जाओ। तो उसने कहा, अभी नहीं, सब्र। मुझे ही हिनाया की छत पर हलचल महसूस हुई। मैं उठकर एकदम खड़ा हो गया। देखा तो राधा देवी थीं। मैं बोला, देवी जी, आप छत पर क्या कर रही हैं। तो वह बोली, क्यों, तुम क्यों डर गए। तुम किसी काम में व्यस्त थे क्या। तो मैं बोला, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आया था। तो वह बोली, अच्छा, तुम इस तरफ आओ। हमारी छत पर वह असल में वॉशरूम का शावर काम नहीं कर रहा है। मैं छत से 3 फीट की बाउंड्री फांद कर राधा देवी के पास पहुंच गया। उनके पीछे सीढ़ी उतरने लगा। सीढ़ी के साथ ही वॉशरूम था। मैंने शावर खोलकर देखा तो मिट्टी की वजह से ठीक काम नहीं कर रहा था। मैं स्टूल पर खड़ा था जब मैं शावर ठीक करके स्टूल से उतरने लगा और राधा देवी ने शावर खोल दिया। हम दोनों ही गीले हो गए। राधा देवी बोली, सॉरी गोपाल, मैं तो शावर चेक कर रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मुझे अब सब अजीब लग रहा था। मैं वापस छत की तरफ भागा, अपना मोबाइल उठाकर वापस अपने घर आ गया। नीचे आते ही सबसे पहले मैं ताज़ा होने चला गया। अगले दिन मैं हिनाया को पढ़ा रहा था। हिनाया बोली, सर, मेरे बराबर वाले घर में मेरी एक दोस्त है और वह चाहती है कि इम्तिहान तक आप उसे पढ़ा दें। फीस का कोई मसला नहीं, मगर वह चाहती है कि आप ही उसे पढ़ा दें। तो मैंने कहा, अच्छा, उसे बता देना, 2,000 रुपए लूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मेहनत उसे करनी पड़ेगी। हिनाया बोली, ठीक है सर, मगर मेहनत तो मैं भी बहुत करती हूँ। मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। अब वह मुझसे थोड़ा दूर होकर बैठ गई। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, सब समझ आ जाएगी, थोड़ा हौसला कीजिए। मैं उसकी इस चालाकी पर हैरान हो गया, क्योंकि माँ जी अचानक अभी आ जाई तो हिनाया मुझसे दूर बैठी थी। मैं बोला, खूबसूरत हो, इससे ज्यादा चालाक भी। तो वह बोली, चालाकी का तो मुझे पता है, मेरी खूबसूरती का आप मुझे बताएंगी। इतने में माँ जी कमरे में दाखिल हुई और बिना हिले हिनाया ने ध्यान किताब पर ही रखा। माँ जी बोली, बेटा, कुछ चाहिए तो नहीं। मैं राधा देवी के साथ बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। मैं बोला, नहीं माँ जी, आप जाइए, मैं भी हिनाया को छुट्टी दे दूं, मुझे जाना है। माँ जी बोली, कोई नहीं, जब तक मैं न आ जाऊं इसे यहीं रखो, इसकी माँ भी ताला लगाकर जाएंगी। मैं बोला, अच्छा माँ जी, आप जाइए मगर जल्दी आ जाए। वह बोली, अच्छा, और निकल गईं। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से दरवाजा बजने लगा। दरवाजा बज रहा था। मेरा खून खौलने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो कोई खातून थी। बोली, बेटा, माँ जी घर पर हैं। मैं बोला, नहीं, आने वाली हैं, बाजार गई हैं, कुछ देर में आ जाएंगी। वह बोली, अच्छा, मैं बाद में आती हूँ। किरण का प्रवेश और क्रिकेट की पिच का राज। अगले दिन हिनाया की दोस्त हिनाया के साथ आई। वह एक बला की हसीन लड़की थी। उसका हुस्न और शबाब कमाल का था। मैं उसके हुस्न में खोया था। वह बोली, सर, तो आपने लड़की कभी देखी नहीं, या मुझ में कुछ ऐसा है जो शायद किसी में नहीं। मैं उसकी बात को नजरअंदाज करके बोला, नाम क्या है तुम्हारा। वह बोली, किरण कहते हैं, उम्र 22 साल, 2 साल से मैट्रिक में फेल हो रही हूँ। अब आपका इम्तिहान है कि मुझे पास करवाते हैं या नहीं। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान इसलिए भी नहीं था क्योंकि उसका लहजा, उसका जिस्म, उसकी साफगोई ये जाहिर कर रही थी कि वह एक मंझी हुई खिलाड़ी है। इतनी बातों के दौरान हिनाया एक लफ्ज न बोली। न जाने वह खामोश रहकर किरण पर क्या साबित करना चाहती थी। मैं बोला, देखिए किरण, मेरा काम है आपको पढ़ाना, समझाना और इम्तिहान के हवाले से गाइड करना।
अब इस पर अमल करना, समझना, पढ़ना, यह तो आपका काम है। वह बोली, जी बिल्कुल गोपाल। हिनाया ने अपनी खामोशी तोड़ी। मैं बोला, जी बोलें। वह बोली, क्रिकेट पर निबंध में क्या लिखूं? मुझे तो क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा, मैं विषय बना दूंगा, उसे याद कर लेना। तो वह बोली, ठीक है। फिर किरण बोली, अरे बावरी, मैंने क्रिकेट बहुत देखी है। सुनो, स्टेडियम में 4-5 पिच होती हैं। तो इस पर हिनाया बोली, 4-5 क्यों? जब खेलना एक पर ही हो। तो फिर किरण बोली, अरे भाई, वह प्रैक्टिस के लिए होती है। मगर असली मैच वाली पिच पर प्रैक्टिस नहीं होती। उसे तो मैच से पहले काफी सेट किया जाता है ताकि खिलाड़ी जमकर खेल सके। मैं किरण की बातों की गहराई तक पहुंच गया। मगर हिनाया के बेतुके सवाल पर कहीं ऐसा तो नहीं यह इन दोनों की चाल हो? मगर क्यों? हिनाया क्यों किसी से अपना राज शेयर करेगी? मेरा शक फिलहाल शक ही था। फिर किरण बोली, अब अगर आपके पास 2-3 पिच हों तो आप उनमें से 2 तो रोज प्रैक्टिस करेंगे, मगर जिस पर मैच खेलना है उसे हमेशा संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। क्यों गोपाल सर? मैंने गलत कहा? अब उसकी बात का जवाब देना जरूरी हो गया था। मैं बोला, जब एक पिच पर हर खिलाड़ी अपने अंदाज से बैटिंग करे तो पिच का सत्यानाश हो जाता है। पिच चाहे प्रैक्टिस की हो, उस पर एक ही खिलाड़ी प्रैक्टिस करे तो पिच अच्छी चलती है। क्यों किरण? मैंने गलत कहा? फिर मैं उन दोनों को मैच समझाने लगा। छत पर जाना अब मेरी दिनचर्या बन चुकी थी, मगर राधा देवी का दीदार नहीं हुआ और उस गलत नंबर से रोज रात में कोई वीडियो बतौर स्टोरी आ जाती। मैं रिप्लाई करता कि तुम हो कौन, मगर वह अपनी पहचान हमेशा छुपाती रही। मैं उसकी भेजी हुई वीडियो देख रहा था कि राधा देवी अपनी छत की बाउंड्री तक आकर आहिस्ता से आवाज दें, कैसे हो गोपाल? मैं बोला, ठीक देवी जी। फिर 2-4 बातें करके राधा देवी चली गईं। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो उसी नंबर से मैसेज आया हुआ था। मैंने बस एक जवाब दिया, अगर मुझसे कुछ चाहती हो तो अपनी पहचान करवाओ, यूं अजनबी बनकर मैसेज न करो। फिर उसका जवाब नहीं आया, शायद सो गई होगी। मैं भी फिर हसीन सपनों में खो गया। सुबह माँ जी ने कहा, राधा देवी तुम्हारे पढ़ाने से बहुत खुश है, फीस के पैसे दे रही थी। मैंने कहा, तुम उसे ही देना। मैंने कहा, अच्छा। माँ जी बोली, वह कहकर गई हैं गोपाल से कहना मेरे से मिलता हुआ जाए। मैंने कहा, अच्छा, और फिर बाहर निकलकर उनका दरवाजा बजाया तो राधा देवी ने ही दरवाजा खोला और बोली, आ जाओ, तुमसे क्या पर्दा? मैं आंखें दिखाता हुआ बोला, माँ जी ने कहा था कि आपसे मिलता हुआ जाऊं। फिर कुछ मुझे देते हुए बोली, गोपाल, वैसे तो ये कोई मायने नहीं रखते, मगर मेरी तरफ से कुछ ले लेना। और हाँ, इसमें हिनाया की फीस भी है, 1,000 रुपए। और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैं पैसे गिने बिना जेब में रखकर चल पड़ा। इस बार 6,000 रुपए थे। 1,000 हिनाया की फीस और 5,000 का नोट पड़ा था। किरण की बेबाकी और छिपे हुए इशारे। अगले दिन हिनाया कहीं बाहर गई हुई थी। ट्यूशन भी देर से आने का कहकर गई थी। मैं घर पर अकेला था। छत पर जाकर भी क्या करता? माँ जी बाजार जा रही थीं। जब वह चली गईं, तो मैं टीवी देखने कमरे में चला गया। मैं टीवी देख रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि कोई आया है, मगर कौन? जल्दी से कमरे से बाहर निकला तो किरण पीछे हटती दिखाई दी। मैं उससे बोला, यह क्या तरीका है? वह बोली, सॉरी गोपाल सर, दरअसल रोजाना ही ऐसे आती हूँ, आंटी को सलाम करती हुई आती हूँ। आज वह नजर नहीं आई तो मैं सीधी अंदर आ गई, लेकिन आज शायद आप व्यस्त हैं, मैं चलती हूँ। फिर मैंने कहा, नहीं रुको, अब आ गई हो तो बैठो, कल तुम्हारा पेपर है। मैं समझा, तुम हिनाया के साथ आओगी? फिर वह बोली, असल में मुझ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। मैं बोला, क्या मतलब? तो वह बोली, मेरा मतलब सर, मुझे इस बार इम्तिहान में कामयाब होना है। मैं खुद जी जान से पढ़ रही हूँ, कुछ सवाल समझ लूंगी। तो बोली, सर, आप रिलैक्स हो जाए पहले, हम बाद में पढ़ लेंगे। असल में आपकी माँ ने मुझे आता देख लिया था, इसलिए दरवाजा लॉक नहीं किया, और यह अच्छा ही हुआ मेरे लिए। आखिर के 2 लफ्ज मेरे लिए में बहुत कुछ था। मैं बोला, किरण, तुम चाहती क्या हो? या तो खुल के सामने आ जाओ और फिर बात को घुमाया मत करो। किरण का आना, उसकी बेबाकी और उसकी बातें गोपाल के जहन में एक नया सवाल पैदा कर रही थीं। क्या वह अकेली थी या किसी और का हिस्सा? इस कहानी में अभी बहुत से राज छिपे हैं, जो धीरे धीरे खुलेंगे। गोपाल की जिंदगी में यह कौन से नए मोड़ लेकर आएंगे, और क्या वह इन रहस्यों से पर्दा उठा पाएगा?